नमस्कार, मैं निखिल पांडे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं राइस स्मार्ट हिंदी के चैनल पर। आप सभी लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, याद कर रहे होंगे, तैयार कर रहे होंगे। इस समय जो परीक्षा है, चाहे यूपीएसआई की परीक्षा हो, चाहे एसएससी जीडी की परीक्षा हो, चाहे परीक्षा टीजीटी पीजी पीआरटी की परीक्षा हो, क्योंकि डीएसएसबी की वैकेंसी आने वाली है, तो मैं आप लोगों के सामने महत्वपूर्ण व्याकरण के जो प्रश्न हैं उनको लेकर के आया हूं और जुड़ेंगे हम लोग प्रश्नों के साथ, उनके उत्तर, उनका डिस्कशन करेंगे। तो चलिए राइस स्मार्ट हिंदी के चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। तो आज का जो पहला प्रश्न है, बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है कि क व्यंजन के विषय में निम्न में से कौन सी बात सही है। तो आप लोग जानते हैं वर्ण, दो या दो से अधिक जो वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं, और भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। और हिंदी वर्णमाला में कुल मिलाकर के 52 अक्षर हैं। इनको स्वर और व्यंजन के रूप में विभाजित किया गया है। तो क्योंकि क व्यंजन जो है वो क्या है? व्यंजन है। क क्या है? व्यंजन है। जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। तो इसकी क्या क्या, इसमें क्या क्या चीजें हैं? यह अल्प प्राण है, अघोष है, स्पर्श है, कंठ ध्वनि है। तो इसमें से कौन सा सही है? ए, बी और सी, डी व्यंजन है। आपके पास ये 4 विकल्प है, चारों में से कोई एक सही होने वाला है। तो आप लोग जानते हैं सबसे पहले जो क है वह स्पर्शीय व्यंजन है, क्योंकि मुख के उच्चारण में जब हमारे मुख से, गले से आवाज निकलती है तो क, ख, ग, घ अंगा का उच्चारण कंठ से होता है, और जब कंठ से उच्चारण होगा तो यह व्यंजन देखो अल्प प्राण और महाप्राण। मैंने एक फार्मूला दिया था, आप लोगों को अगर याद होगा कि यह पहचानने के लिए कि अल्प प्राण और महाप्राण को कैसे जानते हैं, तो मैंने एक फार्मूला दिया था कि अपने हाथ के अंगूठे को ऐसे करिए, यूं बनाइए और यूं ला करके इसको आपके सामने है। तो जो छोटा होता है उसे अल्प प्राण कहते हैं और जो बड़ा होता है उसे महाप्राण कहते हैं। ऐसी स्थिति में क क्या है? सबसे पहले ये कंठ से उच्चरित होता है, और ये जो कंठ है क, तो कंठ ध्वनि है। ये सबसे पहले स्पष्ट हो गया कि क है क्या है? कंठ ध्वनि है। उसके बाद देखो, क्योंकि यह कंठ छोटा है अल्प प्राण और महाप्राण में, तो यह अल्प प्राण भी है। तो सब लोगों के आंसर आने शुरू हो गए हैं। तो देखिए यह अल्प प्राण व्यंजन है। तो कंठ है और अल्प प्राण है, ठीक है। और दूसरा क्या है? स्पर्शी। देखो, क्योंकि स्पर्श से मुख का कोई न कोई अवयव, क्योंकि उस स्पर्श कर रहा है, इस नाते इसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो क वर्ग का स्पर्श है, कंठ ध्वनि है, अघोष है और अल्प प्राण व्यंजन के रूप में आता है। तो आंसर ए जिन लोगों ने दिया बिल्कुल सही है, बेहतरीन है। देखो, वर्णमाला में हमेशा से वर्णों के उच्चारण, अल्प प्राण, महाप्राण, घोष, अघोष और ध्वनियों के उच्चारण से संबंधित सवाल जरूर पूछता है। तो यदि आप इसको इस तरह से सारे वर्णों को समझ लें तो आपको परीक्षा में 1 नंबर, 1 प्रश्न सही होने से कोई नहीं रोक सकता। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि निम्न में से कौन सी ध्वनि सघोष है। तो सघोष और अघोष की बात हम लोग करते हैं, क्योंकि वर्णों के उच्चारण में क्या लगता है कि या तो जो कंठ के अंदर जो तंत्रियां हैं वो झंकृत होती हैं और एक में झंकृत नहीं होती हैं। तो इसमें से बताइए कौन सी ध्वनि सघोष है? सघोष है। इसे घोष भी कह सकते हैं और सघोष भी कहते हैं, क्योंकि वायु में, वायु मुख से जब उच्चरित होती है या तो उनमें कंपन ज्यादा होती है या तो कंपन कम होती है। उस आधार पर हम ह को क्या कहते हैं? सघोष ध्वनि कहते हैं। इसे देखो स्वर तंत्रीय इसे भी कहते हैं। हाँ, क्या है? स्वर तंत्रीय है, क्योंकि उसके उच्चारण में जो हमारे मुख के अंदर घाटी होती है, अंदर उसमें कंपन होता है। उसी कंपन के कारण इसे क्या होता है? स्वर तंत्रीय भी इसको कहते हैं। तो चलिए भाई, आंसर ए आप लोगों का बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है कि प्रारंभ शब्द में प्र वर्ग का प्रारूप क्या है। देखो, प्र जो वर्ग है ना, अब ये किससे मिलकर के बना है? प्र किन 2 वर्णों के संयोग से मिलकर के बनता है? तो फटाफट बताइए, ए, बी, सी या डी। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि र का रूप तो देखो कितने होते हैं। अच्छा देखो, अगर मैंने लिखा ट्रक, है ना, ट्रक हो गया है,
तो यहां पे जो र है और ऋषि वाले र है ना, तो र प्र वाले र है, अर्क वाले र है, तो र की बहुत सारे रूप हिंदी व्याकरण में हमें देखने को मिलते हैं। किसी दिन मैं स्पेशल रूप में ले आऊंगा, र के कई प्रकार के शॉर्ट्स ले आऊंगा, छोटे छोटे। र के कितने रूप होते हैं? मुख्य रूप से तो 4 रूप होते हैं। तो यहां पे कैसे बना है? तो प, देखो प प्लस र मिलकर के क्या बन जाता है? प्र, और प्र से बना शब्द क्या बन जाता है? देखो अगर मैं लिख दूं प्रदेश, है ना भाई। और प्र यहां पे क्या है? देखो अवयव शब्द है, और यह जो है अव्ययी भाव समाज के रूप में यहां आ रहा है। जिस समास का प्रथम पद प्रधान होता है, साथ में अवयव जुड़ा होता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो इस तरह से भी आप इसको समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है वर्णों में संधि हो जाने से। यदि वर्णों में संधि हो रहा है तो क्या होगा? नई वाक्य की रचना होती है? क्या वर्णों से वाक्य का निर्माण होता है, या नया स्वर बन जाता है? क्या वर्णों की में संधि होने से नया स्वर बनता है, या नया वर्ण प्रयुक्त होता है, या नई ध्वनि बनती है? तो 4 विकल्प है, चारों में से कोई एक बिल्कुल सही है। तो फटाफट बता दीजिए यहां पर। देखो भाई, नई ध्वनि बनती है, वर्णों में संधि हो जाने से क्या होता है? नई ध्वनि बनती है। मेरे बच्चे देखो, वर्ण है ना, 2 या 2 से अधिक वर्णों के मिलने से क्या बनता है? शब्द बनता है। 2 या 2 से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। और जब कोई शब्द किसी वाक्य का अंग बनकर के आता है तो उसे पद कहते हैं। लेकिन यदि वर्णों में संधि का मतलब होता है जोड़, है ना, और कोई 2 वर्ण आपस में यदि जुड़ रहे हैं तो ऐसी परिस्थिति में नई ध्वनि बन जाती है। उदाहरण के तौर पे देखो, अगर मैं लिख दूं विद्या जमा आलय, आलय, देखो यहां पे एक ध्वनि है आ, यहां पे एक ध्वनि अ है, और दोनों क्या करते हैं? हम ये दोनों ध्वनियों को आपस में जोड़ देते हैं, और देखो संधि, वर्णों में संधि हो रही है। तो अ और आ आप लोग जानते हैं दीर्घ संधि का निर्माण होता है, इसकी मात्रा ये होती है। तो हम इसे क्या लिखते हैं? विद्यालय। पक्की बात है। अच्छा, इसी तरह शब्द है, एक शब्द है देवालय, देवालय, इसको ऐसे कर देते हैं देवालय। एक शब्द है, क्या है भाई? एक शब्द है देवालय, है। देवालय शब्द को जरा बनाओ, इसका संधि विच्छेद करो, देवालय, है ना। तो देखो यहां क्या हो रहा है? अ और आ की ध्वनि से आ ध्वनि, तो इसका मतलब नई ध्वनि बन जाती है। पक्की बात है। तो 2 वर्णों को परस्पर जोड़ने से जब संधि होती है तो एक नई ध्वनि की निर्मिति हो जाती है। आंसर डी बात बिल्कुल सही है, स्पष्ट है। चलिए भाई, अनुस्वार वास्तव में नासिक व्यंजन का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो कौन कौन से होते हैं नासिक व्यंजन? मतलब वर्णों के उच्चारण में कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जो नासिका मार्ग से उच्चरित होते हैं। प्रत्येक व्यंजन का जो 5वां वर्ग होता है उसे हम नासिक व्यंजन के तौर पे जानते हैं। यह स्पष्ट है। यदि यह स्पष्ट है तो आप लोग जानते हैं जो पंचमाक्षर है, स्पर्शीय व्यंजन जो है, उसके 5 वर्ग हैं। 1 2 3 4 5 क च ट त प, और इन वर्गों में जो लास्ट वाला वर्ण आता है उसे ही हम अनुस्वार कहते हैं। नुक्ता की बिंदी के रूप में प्रयोग कर लेते हैं कई बार। जैसे देखो, दिनांक लिखना हो, है ना, व्यंजन लिखना हो, है ना, ब्राह्मण लिखना हो, नमस्कार लिखना हो, या ममता लिखना हो, तो इन व्यंजनों का जो उच्चारण होता है, तो फटाफट बताइए। इसमें ए बी सी डी 4 विकल्प है, आपको बताना है। तो देखो, इम अड़नम, इयणनम, इन्हें नासिक के व्यंजन कहते हैं। इसे पंचमाक्षर भी इसे कहते हैं। और यह क्योंकि नास से इनका उच्चारण होता है। जैसे देखो, क ख ग घ अंग, च छ ज झ इय, ट ठ ड ढ ढ़, त थ द ध न,
प फ ब भ म। तो इन पांचों अक्षर में इसे पंचमाक्षर कहते हैं, नासिक के कहते हैं, क्योंकि इनके उच्चारण में नाक है ना, नासिका मार्ग से वायु निकलती है। देखो ध्वनि का जो प्रारंभ है ना वो नाद से होता है, और नाद की पहली बार चर्चा नाथों के हमें दिखाई देती है, क्योंकि वो षष्ठ इंद्रिय जागरण के तौर पे जब वो कहते हैं कि है ना मतलब इंगला पिंगला जो नाड़ियों की सुषुप्ता अवस्था है उसे जागृत करके अपने कुंडलिनी का जब जागरण करते हैं तो वहाँ नाद का उत्पत्ति होता है। और यही जो नाद उत्पन्न होता है उस नाद में, क्योंकि नाक से है ना, तो वहाँ नाद माने ध्वनि के रूप में जाना जाता है। चलो भाई अगला क्या है, 6 संयुक्त व्यंजन का निर्माण किन 2 वर्णों के योग से हुआ। ये डीएसएसबी और केवीएस का फेवरेट सवाल है ना। संयुक्त व्यंजनों का निर्माण किन 2 वर्णों के योग से होता है। तो यहां पे आपके पास वर्ण है छ मतलब क्षत्रिय वाला है ना। तो बताना है किससे निर्माण होता है, फटाफट बता दीजिए आप लोग। देखो क्या है, आप जब पढ़ेंगे लिखेंगे बातें करके तैयार करेंगे ना। अच्छा, आप लोगों में से कौन कौन लोग ऐसे हैं जो इन्होंने वीडियो को लाइक कर दिया है, शेयर कर दिया है। मैं अपने जो फेसबुक प्लेटफॉर्म पे उपस्थित विद्यार्थी हैं मैं उनसे भी अनुरोध करता हूं कि हमारे यूट्यूब चैनल पे आ करके उसमें हमारे साथ कमेंट में आप जुड़ जाइए, तो एक जानदार बातचीत होगी। देखिए लिखना पढ़ना याद करना, मैं हिंदी भाषा और साहित्य पढ़ाता हूँ और मैं अपेक्षा करता हूं आप लोगों से कि हिंदी के जो विषय है, क्योंकि हिंदी भारत की राजभाषा 14 सितंबर 1949 को है ना जिसकी संविधान में मान्यता दी गई, उसको बढ़ाना, तैयार करना और अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करना है ना भाई। तो भाई क और श मिल करके क्या बनाते हैं, छ बनाते हैं। यहाँ पे छतरी वाला स, और ये आपकी परीक्षा में पूछ चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जीवन में कभी मत भूलिएगा। क और छ, और कौन कौन से होते हैं संयुक्त व्यंजन। देखो छ, त्रे, ज्ञ और श्र है ना, ये 4 व्यंजन को हम क्या कहते हैं, क्षत्रिय व्यंजन के रूप में पहचान करते हैं। मतलब ये चारों हमारे संयुक्त व्यंजन के रूप में आते हैं। चलो भाई अगला है, प्रयत्न के आधार पर क ख ग घ किस भेद के अंतर्गत आते हैं। अब देखो वर्णों के उच्चारण में जब हम प्रयत्न को आधार बनाते हैं, हमारे जो मुखांग हैं, देखो भाषा की सबसे बड़ी विशेषता है यादृच्छिकता, है ना। और वह क्या होती है, बिना प्रयास की भाषा में वर्णों का उच्चारण नहीं होता है। तो प्रयत्न के आधार पर हम इन जो पहला हमारा वर्ण है स्पर्श व्यंजन का, उसे संघर्षी व्यंजन में रखेंगे या प्रकंपित व्यंजन में रखेंगे या स्पर्श व्यंजन में रखेंगे या पार्श्विक व्यंजन में रखेंगे। तो देखो हम अगर इसे कहें क ख ग घ अंगा, ये क्या है। देखो सबसे पहले जब हम प्रयत्न करते हैं ना तो स्पर्श करते हैं। कैसे, ये ध्वनि हमारे कंठ से निकल रही, क्योंकि हम इसे स्पर्श व्यंजन के रूप में देखते हैं, है ना। तो क्या होता है भाई स्पर्श व्यंजन, मुख का कोई न कोई अवयव किसी न किसी भाग से स्पर्श करते हुए जब वायु निकलती है ना तो उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श अंतस्थ और ऊष्म प्रयत्न के आधार पर जो हिंदी वर्णमाला के व्यंजन वर्ण हैं उनको 3 भागों में बांटा जाता है, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और जो है ऊष्म व्यंजन के रूप में बांटा जाता है। तो स्पर्श व्यंजन जो होते हैं ये चारों ही आपके क्या है, स्पर्श व्यंजन है मेरे बच्चों, याद कर लीजिए। देखो संघर्षी व्यंजन कौन होते हैं, जो संघर्ष करते हैं, है ना। जह संघर्ष में श ख श ह। प्रकंपित व्यंजन, प्रकंपित जो जैसे ह हमने पढ़ा था। पार्श्विक व्यंजन जो इनके उच्चारण में पीछे से जो जिनको हम लोग पढ़े थे अभी, है ना। तो इस प्रकार से इसको देखते हैं। चलिए भाई, प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों के कौन कौन से भेद होते हैं। अब देखो पूछ लिया, अभी जस्ट मैंने एक बात बताई आपको कि ये प्रयत्न के आधार पर कौन कौन से होते हैं। तो बताइए, स्पर्श संघर्षी, स्पर्श संघर्षी, नाविक, पार्श्विक, उत्प्रेक्ष, प्रकंपित, हर्षकंपित। A B C D पढ़ के जरा इसका फटाफट उत्तर दे दीजिए कि
प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों के कौन कौन से भेद हैं। तो देखो, प्रयत्न के आधार पर सबसे पहला क्या है, स्पर्श व्यंजन होता है, उसके बाद संघर्षी व्यंजन होता है, उसके बाद स्पर्श संघर्षी होता है, नासिक के व्यंजन होते हैं, पार्श्विक व्यंजन होते हैं, उच्छिप्त व्यंजन को ड और ढ को हम क्या कहते हैं मेरे बच्चों, ड और ढ। देखो इसमें अंतर आपको पता है, ये उच्छिप्त व्यंजन है, ये स्पर्श व्यंजन है, ठीक है। और इस तरह से ड भी दो प्रकार से हमें देखने को मिलता है। कौन कौन सा भाई, ड और ड, है ना। तो ये क्या है, दोनों द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। उच्छिप्त को प्रकंपित संघर्ष, है ना, सप्रवाह के रूप में बोला जाता है। तो जो प्रयत्न के आधार पर वर्णों का विभाजन है वो स्पर्श संघर्षी, स्पर्श संघर्षी देखो स छ त्रे ज्ञ स्र यहीं से शुरू हो जाता है। क से लेकर के ज्ञ तक के व्यंजनों में नासिक के इम अणनम, क्योंकि वो स्पर्श व्यंजन भी है, नासिक के व्यंजन है, पार्श्विक, उच्छिप्त, प्रकंपित और संघर्षहीन सप्रवाह व्यंजन बोले जाते हैं। आंसर डी आपका बिल्कुल सही है, स्पष्ट है। तो चलिए भाई, अगला क्या है, श्रृंखला संज्ञा के भेद की दृष्टि से एक शब्द है श्रृंखला। मानवों की श्रृंखला बना करके भारत देश का कई लोग, कई एनजीओ ऐसा करते हैं कि मानवों की श्रृंखला बना करके भारत देश का भौगोलिक सीमाकरण को निर्धारित करते हैं, बनाते, बड़ा सुंदर लगता है वो, है ना। तो लेकिन वो शब्द कौन सा है, समूहवाचक है, पदार्थवाचक है, भाववाचक है या व्यक्तिवाचक है। तो श्रृंखला शब्द क्या है, देखो समूहवाचक है। क्या है, लोगों के समूह की जानकारी हमें श्रृंखला के माध्यम से होती। याद कर लो, ये परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से क्या अविकारी शब्द का एक भेद नहीं है। तो अविकारी, देखो विकार के आधार पर, है ना, शब्दों को दो भागों में बांटा गया है। शब्द किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक व्यवस्थित समूह को हम शब्द कहते हैं। और शब्दों को देखो क्या है कि जो सार्थक है ना, एक शब्द है जो सार्थक है और दूसरा शब्द निरर्थक। तो सार्थक और निरर्थक के आधार पर हम शब्दों को विकारी और अविकारी के रूप में परिवर्तित कर देते हैं, मतलब बांट देते हैं। मतलब विकारी शब्द जिसमें लिंग वचन कारक का कोई विकार हो सकता है और जिसमें कोई विकार नहीं हो सकता है, उसे अविकारी शब्द कहते हैं। तो देखो क्या है भाई, अविकारी शब्द कह रहा है तो विशेषण, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, एक भेद नहीं है। तो कौन सा नहीं है, देखिए यहां पे विशेषण जो है वह अविकारी शब्द का विशेषण नहीं है। आंसर ये आपका सही है। विशेषण क्या है, विकारी शब्द है, क्योंकि इसमें क्या है, लिंग वचन कारक का परिवर्तन हो सकता है। लेकिन जो अविकारी शब्द है जिसे आप क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मय बोधक के रूप में जानते हैं। याद कर लीजिए, शब्दों को जो है विकार के आधार पर दो भागों में, विकारी और अविकारी के रूप में परिवर्तित किया गया, बांटा गया। नेक्स्ट देखिए, संज्ञा पदबंध बताने वाले वाक्य कौन सा है। तो संज्ञा पदबंध को बताना है। देखो पदबंध यहां कह रहा है, तो जब कोई शब्द किसी वाक्य का अंग बन करके आता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे पद कहते हैं। और पद में हमने पढ़ा था कि विकारी पद होते हैं और अविकारी पद होते हैं। तो यहां बताना है विकारी पद को, क्योंकि संज्ञा क्या है, एक विकारी पद है। तो चांद से भी प्यारा, है ना। देखो चांद से भी जो प्यारा हो, यदि वो आपके पास हो, घर से हो कर जाऊंगा। दूसरा वाक्य क्या है, घर से हो कर जाऊंगा। देव का है, देव का मारा वह, देव का मारा वह, रात को पहरा देने वाला, है ना, रात को पहरा देने वाला। तो यहां पे देखिए संज्ञा पदबंध आपको बताना है और संज्ञा पदबंध कह रहा है रात को पहरा देने वाला। तो रात को पहरा देने वाला जो होता है प्रहरी, है ना, उसे हम क्या कहते हैं, संज्ञा पदबंध के रूप में पहचानते हैं। आंसर डी आपका बिल्कुल सही। नेक्स्ट देखते हैं भाई, कहत नटत रीझत खिलत, मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनन ही सौ बात।
तो इसमें कौन से क्रियापदों की संख्या कितनी है बताओ, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा देखो, क्रिया मतलब जिससे किसी कार्य के होने का पता चले, और होने का जब पता चलेगा तो क्या कहेगा, कहत नटत रीझत खिलत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत है नैनन ही सौबात। तो कहत मतलब होता है कहना, नटत मतलब होता है नटत नाटक करना, तीसरा है रीझत माने क्या होता है रीझ जाना मान जाना, मिलत मतलब होता है मिलत है ना मिलना, और खिलत मतलब चेहरे मुस्कुराहट में आ जाती है, और जब हम किसी को बड़े प्यार से देखते हैं तो लजा जाते हैं लजियाना। तो आप लोगों के जीवन में कभी न कभी तो ऐसा हुआ होगा, एक अवसर आया होगा कि जब एक नायक और नायिका आपस में बात करते हैं और माता पिता उपस्थित हों, तो वो कौन से तरीके हैं जिससे वो दोनों संप्रेषण कर सकें। तो बिहारी कवि ने अपने बिहारी सतसई जो उनकी ग्रंथ था 700 दोहों का है ना, उसमें उन्होंने एक दोहा ये कहा कि कहत नटत रीझत खिलत मिलत खिलत लजियात, अरे भरे भवन में करत है नैनन ही सौ बात। तो नैनों से आंखों से जो 100 बात कर जाए उसे हम क्या कहते हैं। तो यहाँ कितने भाव हैं देखो, यहाँ पे 7 भाव हैं, कहत नटत रीझत मिलत खिलत लजियात, ये हो गए 1 2 3 4 5 6 है ना। भरे भवन में करत है नैनन ही 100 बात, तो बात भी वो कर रही है 100 बात को। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 जो है क्रियाएं है ना। एक नायिका अपने नायक से बात करने के लिए 7 प्रकार के ऐसे टूल्स आपको दे रहा हूं कि जब कोई हो और तब भी बात करना हो तो कैसे करोगे। तो यहां पे 7 क्रियाएं हैं, कौन कौन सी। कहना, नटत माने नाटक करना, नट सेल में अपनी बात को कहना, रीझत माने मान जाना है ना, मिलत माने मिल जाना, खिलत माने खिलना मुस्कुरा देना, और लजियात माने लजा जाना है ना। अपने बड़ों को देख करके हम लज्जित हो जाते हैं कई बार है ना। तो भाई ऐसे में क्या करते हैं, भरे भवन में पूरा 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 जगह भरा हुआ है, ऐसे समय आप क्या करते, बात करते हैं। लड़की जाए यह किस काल में है। तो अब देखिए यहाँ पे काल है मतलब वर्तमान, भूत और भविष्य, 3 काल हिंदी भाषा में हम लोग मानते हैं। आंसर आपका यहाँ पे सी, संभाव। लड़की जाए, अब यह संभाव भविष्य काल में वह जाएगी कि नहीं जाएगी यह पता नहीं है, लेकिन लड़की जाए मतलब संभाव भविष्य काल, पक्की बात है। चलो भाई आंसर सी ओके हो गया। मोहन ने पढ़ा है, यह वाक्य संदिग्ध भूतकाल में होता, यदि वाक्य कोई दूसरा बताइए इस चारों में से कौन सा भूतकाल में आ जाएगा। मोहन ने पढ़ा है, मोहन ने पढ़ा है, इसका मतलब क्या है कि इसको भूतकाल में अगर परिवर्तित करना है तो भाई मोहन ने पढ़ा होगा भूतकाल में, मैंने खाना खाया होगा, भूतकाल की बात कर रहे हैं, मोहन ने पढ़ा होगा। याद कर लीजिए काल 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान, भूत, भविष्य। यहाँ हम लोग क्या बात कर रहे हैं, भूतकाल की बात कर रहे हैं, क्योंकि यह है ना यहाँ पे मोहन ने पढ़ा, क्रिया हो रही है, तात्कालिक क्रिया हो रही है, लेकिन उसके बाद कह रहे इसको भूतकाल में कैसे बदले। ठीक बात है भाई, आंसर बी आपका बिल्कुल सही है। जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि में कौन सा उपवाक्य है। जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, तो कवि जहां कोई नहीं जा सकता, जहां सूर्य भी नहीं जा सकता, उसकी कल्पना भी कवि क्या कर लेता है, कवरेत इति काव्य। कवि के द्वारा जो कर्म किया जाता है उसे कविता कहते हैं, और कवि करता क्या है, शब्दार्थो सहितो काव्यम। कवि शब्द और अर्थ के माध्यम से काव्य की रचना कर लेता है। तो यहाँ पे देखो भाई दिखा रहा है क्रिया विशेषण उपवाक्य। जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, कवि वहां पहुंच जा रहा है, क्रिया की क्या है विशेषता, क्रिया विशेषण उपवाक्य के रूप में आ रहा है। उपवाक्य कौन सा है भाई, ठीक है, आंसर ए आपका बिल्कुल सही है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है। तो क्रिया की जो विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। लड़का रोते रोते घर पहुंचा, घर जाने की क्रिया में क्या है भाई, देखो यहाँ पे क्या है, क्रिया की विशेषता, घर तो जाना है लेकिन कैसे जा रहा है, लड़का रोते, लग रहा है किसी ने उसकी पिटाई कर दी या किसी ने उसका दिल तोड़ दिया। लड़का रोते रोते घर पहुंच रहा है ना,
या तो कोई डांट दिया, या तो पिटाई कर दी, या तो किसी ने उसका दिल तोड़ दिया। है नहीं बात? आजकल टूटे हुए दिल वाले बहुत घूमते हैं और सभी दिल के जले होते हैं। आपको कोई फिल्म याद आ गई क्या? चलो भाई, वह पढ़ता तो पास होता। वह पढ़ता, आप सभी लोग, जो नहीं पढ़ेगा उसके लिए लाइन है, वह पढ़ता तो पास होता। इस वाक्य में कौन सा काल है? तो देखिए मेरे भाई, यहां पे हेतुमद, यहां सबसे पहले हेतु का मतलब होता है कारण मेरे बच्चे। और देखो, यदि वह पढ़ता तो पास होता, हेतुमद भूतकाल है। यदि पढ़ता, भूतकाल की बात की, यदि वह पढ़ता तो वह पास होता। तो हेतु है, हेतु मतलब होता है कारण। अब कारण यहां पता चल रहा है कि उसने पढ़ाई नहीं की, इसी नाते फेल हो गया। तो आप लोगों में से बहुत सारे विद्यार्थी जो इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि आपने अपने समय का सही नियोजित करके और पढ़ाई को एक ढंग से प्रस्तुत नहीं किया, तो मेरे बच्चे, वह पढ़ता तो पास होता। मुझे कहना पड़ेगा, भूतकाल की चर्चा है। तो चलिए, आंसर डी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे अविकारी शब्द माना जाए? संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय या क्रिया? तो आप लोग जानते हैं जो अविकारी शब्द है वो क्या है भाई? अव्यय है। ये विकारी शब्द में है और यहां पे सी क्या है? अव्यय, जो कि अविकारी शब्द में माना जाता है। पक्की बात है? ठीक है, समझ आ गया। अगला प्रश्न देखते हैं भाई। किस शब्द से अन्य शब्द का भेद संज्ञा के स्थान पर नहीं होता? किस अन्य शब्द भेद का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर नहीं होता? सर्वनाम, समुच्चय बोधक, विशेषण और क्रिया विशेषण। तो देखो भाई, यह संज्ञा के स्थान पर नहीं होता। संज्ञा के स्थान पे हम सर्वनाम का, विशेषण का, क्रिया विशेषण का कर लेते, लेकिन समुच्चय बोधक शब्दों का प्रयोग हम नहीं ही करते हैं। तो यहां पे आंसर बी आपका बिल्कुल सही है। देखो, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हम समुच्चय बोधक, क्योंकि वो दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं और जोड़ने की प्रक्रिया में तो देखो वो किसी के स्थान पर नहीं आते भाई, स्वतंत्र आते हैं। पक्की बात है। चलो, निम्न में नाम धातु क्रिया कौन सी नहीं है? नाम धातु क्रिया नहीं है। बतियाना, अपनाना, गरमाना, समझाना। जीवन के चार ही तो तत्व हैं, बतियाना, अपनाना। जो बात करने लगा वो अपना भी हो जाता है और जो अपना हो जाता है उसको गरमाना। जब भी मन करे तो गरमा दीजिए। और फिर क्या होता है, जो गरमाता है वही समझाता भी है। तो देखो, ये तो रिवाज है ऑफिसों में आजकल, ये कल्चर है। पहले बतियाना, फिर अपनाना, और जो अपना लेता है उसी को गरमाया जाता है ना? और जो गरमा दिया उसी को समझाया जाता है। मेरे भाई, चार क्रियाएं होती हैं, क्योंकि नाम धातु क्रिया कौन सी नहीं है? यहां पे देखो, अपनाना भैया क्या है? संबंध बनाना है। बतियाना, गरमाना, समझाना तो नाम धातु क्रिया है, लेकिन अपना लेना किसी को है ना? तो बतियाना, अपनाना, गरमाना, समझाना। तो बतियाना, गरमाना और समझाना तो क्या है? क्रियाएं हैं। लेकिन जो अपनाना है, मतलब किसी चीज को अपने अंदर परिवर्तित कर लेना। ठीक है, आप हिंदी अभ्यास प्रश्नों की श्रृंखला के साथ जुड़े हुए हैं। मैं अपेक्षा करता हूं कि YouTube चैनल को लाइक करेंगे, मेरे वीडियो को अगर पसंद आ रहा है तो उसे शेयर भी करेंगे। चलिए, तो पुरुषवाचक सर्वनाम में मैं का संबंध रूप निम्नलिखित में से क्या होगा? मैं का संबंध सर्वनाम के रूप में देखो क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम की मैं का क्या बन जाता है मेरे बच्चे? मेरा बन जाता है। मैं का मेरा बन जाता है। हम, मुझ या मुझसे नहीं बनता। मैं का क्या बन जाता है? मेरा। मैं या मेरा उत्तम पुरुष में, है ना? प्रथम वाचक उत्तम पुरुष के रूप में आप इसका प्रयोग करते हैं। ठीक बात है भाई। चलो, निम्नलिखित संज्ञाओं के विषय में निम्नलिखित कौन से कथन सही है? तो सही कथन जरा फटाफट बताइए। ए, बी, सी और डी, चार विकल्प हैं। संज्ञा के बारे में कुछ बातें लिखी गई हैं, तो आपको बताना, हिंदी में संज्ञा शब्द बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है। कहाँ लिखा है? जो संज्ञाएं लेखन में अकारांत हैं उनका उच्चारण व्यंजनांत ही होता है। हिंदी में स्वरांत संज्ञाएं नहीं है। हिंदी में अन्य ध्वनियों की दृष्टि से केवल व्यंजन संज्ञाएं हैं। तो देखो भैया, सही कथन क्या है? जो संज्ञाएं लेखन में अकारांत हैं उनका उच्चारण व्यंजनांत से होता है। यही एक बात बिल्कुल सही और सारी बातें गलत हैं भैया। आंसर बी आपका बिल्कुल सही। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया विशेषण का भेद नहीं है? देखो, क्रिया विशेषण,
क्रिया की जो विशेषता बताते हैं उसे क्रिया विशेषण, और क्रिया विशेषण के मुख्य रूप से 4 भेद माने गए हैं: रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक, गुणवाचक। तो यहाँ पे देखो जो भेद नहीं है वो कौन से है? गुणवाचक नहीं होता है, रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक, नामवाचक, है ना। तो ये जो आंसर आपका डी है, गुणवाचक क्या है? विशेषण होता है ना। तो यहाँ पे गुणवाचक नहीं होगा, क्रिया विशेषण का एक भेद। पक्की बात है, आंसर डी बिल्कुल सही। चलिए भाई, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है? सीधा हिमालय, सच और झूठ। खड़ा हिमालय बता रहा है तू कब मुझको पाएगा। जो ऊंचा चढ़ जाता है वही तो उसको पाता है। देखो मेरे बच्चे, यहाँ पे आपका आंसर बिल्कुल सही है। जो संज्ञा शब्द है वो हिमालय है, क्योंकि ये किसी स्थान का नाम जो है हिमालय पहाड़ों के रूप में प्रयोग किया जाता है ना। तो हिमालय एक नाम है, और यहाँ सच, झूठ और सीधा क्या है? ये तो भाववाचक बातें हैं। ठीक बात है भाई। तो शब्द संज्ञा शब्द क्या है? हिमालय। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रेरणार्थक क्रिया है? प्रेरणार्थक क्रिया है, मैंने उससे पत्र लिखवाया, मैंने उससे खाना बनवाया, है ना। तो उठना, उठना, पढ़ना, सुनना, गिरना। तो कौन सी प्रेरणार्थक क्रिया है? सुनना, है ना। प्रेरणा से कोई सुनता है। प्रेरणार्थक क्रिया के उठना, पढ़ना, गिरना ये केवल क्रिया है, लेकिन प्रेरणार्थक क्रिया है सुनाना। सुनाना, सुनाना क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया के रूप में आता है। पक्की बात है। चलो भाई, जो शब्द पूर्वापर संबंध से किसी संज्ञा की बदले आता है उसे क्या कहते हैं? मतलब पूर्वापर माने पहले से किसी के बदले आ रहा है तो उसे तो आप लोग जानते हैं सर्वनाम कहते हैं। सर्व जमा नाम, मतलब सर्व और नाम 2 शब्दों से मिलकर के बना है, जो सभी नामों के स्थान पर जिनका हम प्रयोग कर लेते हैं। लेकिन देखो सर्वनाम क्या है? किसी पूरे वाक्य को, है ना, एक सही पद के रूप में प्रस्तुत करता है, और संज्ञा के बदले नहीं आता, उसके समतुल्य होता है। संज्ञा के समतुल्य जो शब्द होता है ना, हम उसे सर्वनाम के रूप में जानते हैं। पक्की बात है। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं भैया? आंसर बी आपका बिल्कुल सही। जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण धर्म का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। संज्ञा सर्वनाम क्रियाओं से हम क्या करते हैं? भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण भी करते हैं। नेक्स्ट है, राम धीरे धीरे टहलता है या चलता है। तो यहां पर वाक्य में क्रिया की विशेषता क्या है या क्रिया विशेषण क्या है? राम है धीरे धीरे टहलता। तो बहुत आसान वाक्य है, लेकिन इसमें क्रिया विशेषण क्या होगी? तो देखो, वह धीरे धीरे जो है क्या है? क्रिया है टहलने की क्रिया। वो कैसे कर रहा है मेरे बच्चे? धीरे धीरे कर रहा है। टहलना किससे संबंधित है? धीरे धीरे से, है ना। वह तेज तेज टहलता है। तो दोनों ही तरीके से क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण हो जाएगा। चाहे यहाँ धीरे धीरे, चाहे तेज तेज, चाहे मध्यम मध्यम, है ना। मधुर मधुर मेरे दीपक जल। दीपक की लौ में आप लोगों ने खाना खाया होगा, है ना। तो देखिए, जिस शब्द से संज्ञा की गुण, दशा, स्वभाव आदि लक्षित हो उसे क्या कहते हैं? मतलब जिस शब्द से संज्ञा की गुण, दशा, स्वभाव, भाव आदि बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? देखो भाई, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जहां दशा, स्वभाव और गुण की बात हो, क्या है? गुणवाचक विशेषण की बात होती है, तो विशेषण की बात होती है। पक्की बात है। आंसर सी आपका बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन सा शब्द संज्ञा है? उचित, नदी, वर्तमान, अनुचित। तो है ना, नदियां के पार चलो रे, हैं नदियां के पार। तो यहां पे कौन सा शब्द संज्ञा है? देखो, नदी क्या है मेरे बच्चे? संज्ञा के रूप में है ना। और नदी जातिवाचक संज्ञा। यदि यहाँ गंगा, यमुना, सरस्वती लिखता है ना, तो कोई एक व्यक्तिवाचक हो जाता। तो समझना होगा, व्याकरण की गुत्थियों को सुलझाना, उसको एक सही दिशा देना बहुत आवश्यक है मेरे बच्चे।
कक्षा, सभा, सेना तथा दल आदि शब्द कैसी संज्ञा की द्योतक है? क्या वो जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक या भाववाचक है? तो देखो मेरे बच्चे, कक्षा, सभा, सेना या दल ये क्या है? समूहवाचक का बोध कराते हैं। कक्षा समूह की होती है, सभा, सेना या दल ये समूहवाचक क्या करते हैं? संज्ञा की बोध कराते हैं। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक ये संज्ञा के 6 भेद होते हैं। तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं। बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा का उदाहरण है? देखो, बूढ़ा से क्या बन गया? बुढ़ापा बन गया। और बुढ़ापा आप जानते हैं भाववाचक संज्ञा है, एक अवस्था है। किशोरावस्था, बाल्यावस्था, युवावस्था या प्रौढ़ावस्था ये क्या है? अवस्था भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। तो मेरे भाई इसे समझ लेना कि यदि आपकी जवानी आई है तो बुढ़ापा भी आएगा, और ये दोनों भाव है क्योंकि ये अवस्था के द्योतक है। चलिए, कुछ, किसी, कोई, नहीं आदि शब्द किस प्रकार के सर्वनाम है? किस प्रकार के सर्वनाम है? कुछ, किसी, कोई, नहीं आदि। तो आप लोग जानते हैं यहां पे कुछ मतलब निश्चित नहीं है, किसी मतलब कोई व्यक्ति निश्चित नहीं है, कोई आदि शब्द क्या है? अनिश्चयवाचक अनिश्चयवाचक सर्वनाम के रूप में प्रयोग किए जाते हैं क्योंकि यह निश्चित संख्या का बोध नहीं करा रहे हैं। तो आगे भाई, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्वनाम है? आप, मोटा, यमुना, काशी। तो सर्वनाम शब्दों की पहचान करना है तो देखो भैया, आप जो है, आप जो मेरे मीत ना होते तो ये सारी गीत जो है बेकार हो जाते। तो आप लोग क्या है? सर्वनाम के रूप में आते हैं भाई। मोटा, पतला एक अवस्था है, एक नदी है और एक स्थान काशी है ना? जो कहीं नहीं मिला स्वर्ग उसे काशी में मिलेगा स्वर्ग। तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं। निम्न में से संयुक्त वाक्य का चयन करना है। देखो, संयुक्त वाक्य जो होता है वो कौन सा है? जो मनुष्य विद्वान होता है उसका सभी सम्मान करते हैं। आजकल तो सब उसकी लेते हैं, लेकिन आपको बताना है इसमें संयुक्त वाक्य कि जो परिश्रम करता है वही आगे बढ़ता है। मैं कश्मीर गया था, वहां से फल ले आया, फल ले आया। सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है। यहां पे बताना है संयुक्त वाक्य और अथवा, किंतु, परंतु, लेकिन जो वाक्य जुड़ जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य कहते हैं। देखो यहां, और मैं कश्मीर गया था और वहां से फल ले आया, तो और के नाते ये क्या है? संयुक्त वाक्यों की पहचान। और अथवा, किंतु, परंतु, लेकिन तो हम क्या करते हैं? संयुक्त वाक्य की पहचान करते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, आपके सामने विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण 6, 8, 2, 4। तो विशेषण के जो भेद होते हैं वो 4 भेद मुख्य रूप से माने जाते हैं। विशेषण के 4 भेद। अगला देखिए, प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के कितने भाग माने जाते हैं? तो सर्वनाम प्रयोग के आधार पर सर्वनाम को देखो है ना, कितने भाग में? 6 भागों में बांटा जाता है। नाम आपको याद करना है, मैं केवल पूछ रहा हूं। मुझे थोड़ी चाय दे दो। वाह क्या बात है! आप लोगों के साथ चाय का आनंद हो सकता है, कोई कक्षा देखते देखते चाय का आनंद ले रहा होगा। मुझे थोड़ी चाय दे दो, इस वाक्य में जो विशेषण है ना वो परिणाम है कि थोड़ी सी चाय, परिणामवाचक विशेषण कि मुझे चाय तो चाहिए लेकिन थोड़ी सी चाय चाहिए। थोड़ा लगाते ही परिणाम, निश्चित परिणाम हमें पता चल गया, तो थोड़ी सी चाय दे दो, परिणामवाचक विशेषण। मैं नहीं जानता कि वह कहां है। मैं नहीं जानता कि वह कहां है। उस वाक्य में रेखांकित वाक्य किस प्रकार का उपवाक्य है? क्रिया विशेषण उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया उपवाक्य या संज्ञा उपवाक्य? तो आप लोग जानते हैं कि मैं नहीं जानता कि वह कहां है। मैं नहीं जानता कि वह संज्ञा उपवाक्य के रूप में आया है कि वह कहां है ना? किस प्रकार का उपवाक्य है? तो संज्ञा उपवाक्य के रूप में आया है। नेक्स्ट देखिए क्या है? उसका सब कुछ लुट गया। इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? देखो, उसका सब कुछ लुट गया। जो सफल नहीं होता है ना उसका सब कुछ लुट जाता है मेरे बच्चे, क्योंकि सफलता कोई एक क्षण में नहीं मिलती। समय लगता है, परिश्रम लगता है, योग्यता लगती है। आपकी पोटेंशियल का जब आप अपना पूरा इस्तेमाल करते हैं ना तब आपका निकल के आता है। तो उसका सब कुछ लुट गया, इस वाक्य में अनिश्चयवाचक है ना, उसका सब कुछ, सब कुछ अनिश्चयवाचक, सब कुछ
निश्चित नहीं है क्या पेन लूटा की कॉपी लूटी किताब लुकाओ, अनिश्चयवाचक सर्वनाम के रूप में। तो इस प्रकार भैया आज की कक्षा को यहीं देते हैं विराम। अगली कक्षा में पुनः आपके साथ मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।